अंतर बनाता है एक सक्सेसफुल और फेलियर इंसान के बीच में। आज जिस शख्स से हम आपको मिलवाने वाले उनकी कहानी खास है। खास इसलिए है क्योंकि जो शख्स 10वीं में 46% और 12वीं में 51% लाए, क्या वो आपके लिए आइकन हो सकता है? हो सकता है, अगर समय रहते उसने अपने आप को बदला हो। ये कहानी है नरेंद्र यादव की। IRS नरेंद्र यादव जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सुमंकर भाई। ये सही कहा मैंने कि फर्क नहीं पड़ता शुरुआत कैसे करते हैं, फर्क ये पड़ता है कि जब आप सीरियस हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। 46% 51% नंबर। सही अब बात मीडियोकर लड़का जो किसी के लिए इंस्पिरेशन नहीं था, ऐसा मत बनो। सही बात है। से IRS बनना, इस देश में फिट इंडिया मूवमेंट के पहले सिविल सेवक ब्रांड एम्बेसडर बनना और इंडिया को कई जगह रिप्रेजेंट करना, सही बात है। इंस्पिरेशनल कहानी आपकी। बट इस कहानी की शुरुआत में ले जाओ, 46-51% से ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, जैसा आपने बोला ना, जब जागो तभी सवेरा, जो बहुत कॉमन बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं। 46% मेरे नंबर थे, परसेंटेज थे। ये बेसिकली आप कह लो अंक थे, लेकिन मेरी काबिलियत का पैमाना नहीं थे ये। आप अंक कुछ भी ला सकते हैं, लेकिन आपकी काबिलियत वो एक दूसरी चीज़ होती है जो आपको ही पता होती है कि आपके अंदर पोटेंशियल है कि नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि तुरंत ठप्पा लगा देते हैं, किसी के अंक कम आए तो नकारा है, किसी काम का नहीं है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे समाज में जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी हो सकता है पढ़ाई भी ना किए हों, लेकिन बहुत काबिल लोग हैं, बहुत आगे तक गए। तो जो अंक है सर ना, मैंने अपनी काबिलियत को शुरू से जाना था, पहचाना था कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, इसलिए मेरे अंक नहीं है। जिस दिन पढ़ूंगा उस दिन पूरे अंक आएंगे। तो बस इतनी सी बात थी कि भाई लोगों ने ठप्पा लगाने की कोशिश की कि नाकारा है, निठल्ला है, कुछ नहीं करेगा, लेकिन मुझे पता था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ जब मैं सीरियस होऊंगा। तो ये उसी चीज़ था, मैं सीरियस किसी और चीज़ में था ना उस समय। क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट को लेके सीरियस था, पैशनेट था, वहाँ अपना 100% देता था। लेकिन लोग तो अपने समाज में क्या, पढ़ाई करो तो वही एक पैमाना है कि आप काबिल हो कि नहीं है। नहीं नरेंद्र भाई, मेरे जहन में सवाल ये आता है कि हमारे देश में हर साल जब 10th और 12th के रिजल्ट आते हैं तो 10-5 खबरें तो आती हैं कि इन बच्चों ने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल आती है। क्योंकि नंबर कम आए, फेल हो गए। आपके 46% 10वीं में थे, 51% 12वीं में थे, और फिर आपने देश की सबसे टफ परीक्षा UPSC क्लियर की। आप इस वक्त IRS है, सीनियर लेवल पे हैं, GST अधिकारी हैं, अलग अलग जगह भी काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं बच्चों का बताओ जो 46%, 51% या इससे कम पाकर सुसाइड कर लेते हैं, कि जिंदगी कैसे आगे होती है, कैसे नंबर जो है, जो हम कहते हैं कि एक मार्कशीट डिफाइन नहीं कर सकती कि हम में क्या सही बात है, पोटेंशियल सही है। बात है। नहीं, मैं सारे बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि आपके अंक कम आ रहे हैं तो दो चीज़ें हैं। एक तो आप ये समझो कि आपने साल भर पढ़ा है क्या। नॉर्मली क्या होता है हमारे यहाँ सिस्टम, क्या है एजुकेशन का, कि जब एग्ज़ाम आता है तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो साल भर पढ़ रहे होते हैं। अगर आप उस कैटेगरी में हो जो एग्ज़ाम आ रहा है तब पढ़ रहे हो और आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो आप रिलैक्स रहो, मतलब आप बहुत चिल हो और बहुत अच्छा करोगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने साल भर पढ़ा है और उसके बाद नंबर नहीं आ रहे हैं, फिर आपको एक बार रीलुक करने की ज़रूरत है कि आपके टीचर कौन थे या आपके पोटेंशियल क्या है, तब वो एक बार रीथिंक करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, जो आपका प्रश्न था कि आत्महत्या करना, सुसाइड करना, ये कहीं से भी जो है ना, मतलब जस्टिफाइड नहीं है कि भाई आपके नंबर कम आ रहे हैं, आप डिप्रेस हो जा रहे हैं। ऐसा होता क्यों शुभंकर भाई ना, कि हमारे समाज में लोग एक्सपेक्टेशन बहुत लगा लेते हैं। एक्सपेक्टेशन क्या, अब जैसे मैं ही था, अगर हाई स्कूल में अगर मैं फेल भी हो जाता तो मुझे पता था ना मैं फेल हो सकता था। 46% तो जस्ट बॉर्डर लाइन ही था। लेकिन आप क्या होता है, समाज आपको नहीं जीने देता कि भाई फलाने का बेटा फेल हो गया। अब वो अपने पापा की इज्जत की वजह से, अपने घर वालों की इज्जत की वजह से कई बार ऐसे कदम उठा लेता है। लेकिन ऐसे चीज़ बच्चों को कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक फेलियर आपकी ज़िंदगी की दिशा और दशा तय नहीं कर सकता। जीवन बहुत बड़ा है और एक एग्ज़ाम, छोटा सा एग्ज़ाम, चाहे 10वीं का हो, 12वीं का हो, दोबारा तिबारा भी आप कर सकते हैं। कोई एक लाइफ में तो कोई ऐसा नहीं कि एक ही बार मौका मिल रहा है आपको। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि आपसे बेहतर जज आपका कोई नहीं है। अगर आप अपने आप को जज कर पा रहे हो कि आपने अगर उन दिनों में पढ़ाई की है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो आगे ये बढ़ो। UPSC कैसे क्लियर हो गया आपसे फिर, अगर देखिए आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था? देखिए, यूपीएससी को भी पहले अटेम्प्ट में तो 22 साल के आप थे। क्लियर होने के पीछे लॉजिक कुछ नहीं है सर। सिंपल सी बात है कि कुछ बेसिक्स, फंडामेंटल चीज़ें होती हैं। अगर आपने, जैसे रहीमदास जी बोलते हैं ना, रहीमन मूलई सींचिए फूलई फलई अघाए। अगर आपने बुनियाद अपनी सही कर ली, जैसे एक पौधा होता है, आप उस पौधे के जड़ में पानी डालिए, पौधा बड़ा भी होगा,
फूल भी लगेंगे, फल भी लगेगा। उसी तरह से यूपीएससी है। यूपीएससी में क्या है, मुझे पता था कि मैंने कभी बेसिक पढ़ाई भी नहीं की है ढंग से। तो मैं जब यूपीएससी की तैयारी शुरू किया तो पहले मैं समझा, पूरे इकोसिस्टम को समझा कि भाई यूपीएससी अपने आप में है क्या, इसकी डिमांड क्या है, अगर मैं क्या करूँगा तो इसे क्लियर कर सकता हूँ। तो जब मैंने ये देखा कि भाई मैं तो कक्षा 6 से मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी लोग बोलते हैं पढ़ना चाहिए यूपीएससी के लिए। अब यूपीएससी में एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, मेरा प्रश्न ये था, पढ़ना चाहिए तो क्यों पढ़ना चाहिए? अच्छा, इसलिए पढ़ना चाहिए कि आप एडवांस जो लेवल है उसको समझ पाओ, तो आपकी बुनियाद अच्छी रहेगी तभी समझ पाओगे। अब पता चला मैं ग्रेजुएट तो हो गया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, इतनी बड़ा मतलब हमारा कहते नहीं पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी बोला जाता है, और मैं पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट था सर। और आप मेरे को जो है ना फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी का डिफरेंस पूछते ना तो शायद मैं हिल जाता, क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी का था। एग्जाम टाइम आएगा, क्वेश्चंस आएंगे, एक रात पढ़ के एक पास हो रात गए, पढ़ के पास 2 हो दिन गए। बाद पूछोगे तो याद नहीं। एकदम सही बात है। और बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, आपने भी किया हाँ, होगा, हो सकता है आपने भी किया हाँ, होगा। हमने बीटेक कैसे पास कर लिया। तो पढ़ाई का जो अपने यहाँ सिस्टम है बहुत ब्यूटीफुल है। तो करना सब कुछ अपने को ही था, तो इतनी क्लैरिटी थी मुझे कि भाई अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं कर लूंगा। तो ये सिस्टम समझ में आ गया कि भाई एनसीईआरटी इसलिए पढ़नी चाहिए कि आपकी बुनियाद अच्छी हो जाए, बेसिक्स आपके अच्छे हो जाएं। एक बार बेसिक्स अच्छे हो जाएंगे तो आपको एडवांस लेवल पे जाने में ईजी रहेगा, आप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहेगी। तो मेरे लाइफ में ना जो आप फार्मूला देते हैं ना 3C वाला, कि भाई आपकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। पहला कॉन्फिडेंस, दूसरा क्लैरिटी, तीसरा कंसिस्टेंसी। तो जो ये तीनों सी है ना, ये समहाउ मेरे को, अब तब तो आपसे मुलाकात नहीं थी, लेकिन ये पता था कि भाई क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर पहले से ही भरा पड़ा था कि यार 46% हो चाहे 51% हो, अगर सही चीज़ करूँगा तो जो चाहूँगा कर लूँगा, काबिल तो हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल तो है। वो कॉन्फिडेंस, जो कन्विक्शन बोलते हैं ना, कि कन्विक्शन था कि मैं कर सकता हूँ, तभी तो मैं इलाहाबाद छोड़ के दिल्ली आया था। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं इलाहाबाद में था तो पहली बार जब दिल्ली आया तब ट्रेन में बैठा था, मैं ट्रेन में भी नहीं बैठा था, और इलाहाबाद से दिल्ली में अकेले आया था, कोई साथ में नहीं था। तो सिर्फ एक लड़के का कन्विक्शन ही था ना कि वहाँ जाऊँगा, कोचिंग में एडमिशन लूँगा, पढ़ूंगा और सबसे बड़ा एग्जाम पास करके आऊँगा। तो जब मैं दिल्ली आया, क्या रैंक आई थी आपकी यूपीएससी में? 504 थी, 504 रैंक थी मेरी। और आप देखोगे जो कहानी जब शुरू हुई ना, ये जब मैं एनसीईआरटी करना शुरू किया तो 2 कोचिंग में साथ में एडमिशन ले लिया मैंने, 3 घंटा एक कोचिंग में, 3 घंटा एक कोचिंग में। और जब मैं 6 घंटे पढ़ के आता तो कभी इतना नहीं पढ़ाई की थी, 6 घंटे एक साथ, और घर पे कुछ पढ़ता नहीं था। तो मैं समझ गया भाई अगर कोचिंग खेलते रहेंगे ना तो पढ़ाई लिखाई तो होनी नहीं, कुछ नहीं होने वाला। अब 2 महीने के अंदर मैंने दोनों कोचिंग जो है छोड़ दी। समझ गया इनका पैटर्न कि भाई वहाँ पे क्या सिखाया जाता है, क्या करना है, कैसे करना है, करना अपने को ही है। जैसे होता नहीं कि भाई जब तक खुद नहीं पढ़ोगे ना आप कुछ नहीं करने वाले, किसी के पढ़ाने से आप ज्ञानी नहीं बन सकते, पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा। तो जब ये चीज़ बात मैंने समझी तो फिर किताबें लेके अपने रूम में बैठा। और वहाँ भी कैसा होता था शुभंकर भाई कि दिन के टाइम पे जो है ना, मुखर्जी नगर का एरिया में मैं रहता था, सारे बच्चे जो है ना, जैसे इलाहाबाद का हॉस्टल्स होता है, बच्चे रूम में घुस जाएं और वही शुरू हो जाए, अब आएँ और गप मारना शुरू कर दें तो पढ़ाई वहाँ भी ना हो। और ऐसा हो जाए कि भाई आप किसी को भगा भी नहीं सकते रूम से, कोई आ गया दोस्त यार तो भाई बैठो, अब कुछ चल रहा है। फिर वहाँ मैंने जो है एक सिस्टम बनाया अपना कि भाई रात में पढ़ेंगे, दिन में सोएंगे, क्योंकि दिन में डिस्टर्बेंस पूरा था। अब आप किसी को भगा सकते नहीं रूम से। अब थोड़े इमोशनल लोग हम लोग, भाई दोस्त यार आ गए तो उनके साथ गप्पी मारनी, ये नहीं बोलते थे भाई तुम जाओ पढ़ेंगे, तो बोलते थे बड़े पढ़ाकू हो रहे हो तुम यार, 2 मिनट बतिया लोगे तो क्या हो जाएगा, आजे पढ़ के तुम ससुर हाँ आजे पढ़ के तुम ही हो जाओगे, ताना अलग से मिलता था। तो फिर ही लगता था भाई इसे बतिया ही लिया जाए। मतलब चीज़ें ऐसी होती थी कि रात के 9-10 बजे के बाद में सारे निशाचर सो जाते थे, मतलब जिसको पढ़ना लिखना नहीं हो गया। अब रात के 9 बजे से मैं बैठता था, सुबह जब सूरज चाचा जो है अपने निकल जाते थे तब तक पढ़ता था, और उसके बाद उनको नमस्ते करके आराम से सोता था, फिर 1:30-2 बजे उठता था। तो ये रूटीन लगभग 8-9 महीने मैंने फॉलो की, और इस 8-9 महीने के अंदर इतना इंटेंसिव चीज़ें, इतना ज्ञान, इतना सब कुछ जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने इकट्ठा कर ली कि भाई ये है। और इतनी क्लैरिटी हो गई कि आज तक वो क्लैरिटी बनी हुई है। और हमारे एक मित्र होते थे, आपने कहानी पूछी है तो उनका जिक्र भी बहुत ज़रूरी है। वो हमारे रूम पार्टनर भी रहे कुछ दिन तक। तो सुबह उठते ही एक सवाल पूछते थे, नरेंद्र यूपीएससी में यार बहुत कम रिजल्ट होता है, 0.001% लोग सफल होते हैं, इतने लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, और कोई जो है 400, 500, 700 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, अपना सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। यार मतलब ऐसा क्वेश्चन कोई सुबह सुबह उठ के हर दूसरे तीसरे दिन आपसे पूछे तो आपको कैसा लगेगा? आपका भी कॉन्फिडेंस हिलेगा, उनका भी बिल्कुल उनका तो हिला हुआ है, वो आपका भी हमारा हिलाने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर
उस कंडीशन में उनको एक ही चीज़ बोलता था, देखो भैया यूपीएससी का ये सिलेबस है जो डिफाइन है कि इसमें 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर ये 4 चीज़ें मैं पढ़ के जाऊँगा, इसमें से कुछ भी पूछेगा मैं लिख के आऊँगा, मुझे नहीं पता बाकी। अगर मैं लिख के आऊँगा तो नंबर क्यों नहीं आएंगे, मैं क्यों सोचूं मेरा होगा कि नहीं होगा। एटलीस्ट जो चीज़ दिया गया है मुझे, मैं उसकी तो प्रिपरेशन ढंग से कर लूँ। मैंने कहा भाई आपका पता नहीं मुझे, मैं तो इतना पढ़ के जाऊँगा, इसमें से जो आएगा लिख के आऊँगा। मैंने वही फंडा फॉलो किया। मैं एकदम बॉदर नहीं करता था कितने लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। अपने को क्या करना है अपन उस पर फोकस रहते थे कि भाई अपने को ये करना है। और उस दरमियान ऐसा भी होता था कई बार कि टेस्ट देने जा रहे हैं, हो सकता है मैं फेल हो जा रहा हूँ टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, या चौथे नंबर 5वें नंबर पे आ रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई टॉप करो नहीं करो, अपन तो अपना टेस्ट दे के आ जाते थे कि चलो अपने अभ्यास अपना हो गया। तो धीरे धीरे इन चीज़ों से जब हो रहा था और जो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता जा रहा था, भाई मैं अपने सिलेबस पूरा कर लिया हूँ, ये लिख लिया हूँ, आंसर अपने बना लिए हैं, तो पहली बार जब अपना प्रीलिम्स दिया, पहली बार में प्रीलिम्स हो गया, मेंस देने गया, मेंस हो गया, और इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू हो गया। तो सर पता ही नहीं चला कब क्लियर हो तो गया अगर सब देश कुछ। के बच्चों को आपको बताना हो, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हाउ टू क्रैक यूपीएससी, 3 बातें आपको बतानी हो कि ये करो और 3 बातें ये ना करो जब तैयारी कर रहे हो। सबसे पहली चीज़ तो अपने ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फुल कन्विक्शन होना चाहिए कि कहते नहीं अपन कर सकता वाली बात है कि अपन कर सकता है, तब तो आप आओ। अगर आप रात दिन क्या होता है ना कि एक और थ्योरी चलती है साथ में बच्चों के साथ कि हम कुछ दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं साथ में, अगर इधर नहीं हुआ तो उधर चले जाएंगे, वैसा नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। और एक और लोग ज्ञान देते हैं, डोंट पुट ऑल एग्स इन सिंगल बास्केट, कि वो सब कुछ एक ही उसमें मत डाल दो, पता लगा सब कुछ यूपीएससी के लिए डाल दिया, नहीं हुआ तो क्या करेंगे। अगर इस तरह से आप आ रहे हो ना तो मत आओ। आपको अगर आना है यूपीएससी के लिए, अटेम्प्ट लेना है, तो सिर्फ मन में एक ही बात चलनी चाहिए, यूपीएससी यूपीएससी यूपीएससी, और पूरा कन्विक्शन आपको होना चाहिए कि आप